हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और शायद मेरा लास्ट लेक्चर भी है ये, क्योंकि आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। और मैं आपका जो नोट्स है ये पूरा वेबसाइट पे डाल दूँगी। वैसे भी आज से अब छुट्टी शुरू हो गई है, तो लेक्चर तो सब लगभग कोर्स भी आप लोग का पूरा कर दिया गया है। और अगर उसको पढ़ेंगे आप लोग, कुछ प्रॉब्लम होगी तो वैसे भी हम लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो आप लोग फ्री हैं उसको पूछने के लिए, और हम उसका जवाब भी देंगे, आपको समझाएंगे भी। तो भले हम ये लास्ट लेक्चर दे रहे हैं, बट स्टिल वी आर हेयर फॉर योर एनी प्रॉब्लम। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन कॉम्प्लेक्स पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें। तो उसमें हमने आपको बताया था कि दो मैकेनिज़्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के लिए। पहला आपका आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म है, दूसरा आपका इनर स्फीयर मैकेनिज़्म है। तो इसमें से हमने आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म को लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है। और आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा रिएक्टेंट है और हमारा जो प्रोडक्ट है, उन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर जो लिगेंड्स है वो इंटैक्ट होते हैं, वो एक्सचेंज नहीं होते। ठीक है। और ना ही उसमें कोई भी ब्रिज फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट में। ठीक है। उनके इंटरमीडिएट में कोई भी ब्रिज फॉर्मेशन नहीं होता है। ये हम लोगों ने आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म में पढ़ा था। अब हमारा जो नेक्स्ट मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, वो आपका है इनर स्फीयर मैकेनिज़्म। ठीक है। तो इनर स्फीयर मैकेनिज़्म क्या है? इसमें क्या होता है कि जो हमारा कोऑर्डिनेटेड लीगेंड है किसी एक कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स से ब्रिज माने एक पुल फॉर्म कर रहा है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल आयन और दूसरे कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल आयन जो है वो आपस में किससे जुड़े हों? ये आपका जो कोऑर्डिनेटेड लीगेंड है किसी एक कॉम्प्लेक्स का, उससे जुड़े हुए हों। मतलब कि वो एक लीगेंड ब्रिज बनाता है, पुल बनाता है उन दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में। समझ में आ रहा है? ये आपका होता है इनर स्फीयर मैकेनिज़्म। तो जो इनका इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट में ही ऐसा होता है कि हमारा ब्रिज फॉर्मेशन वाला इंटरमीडिएट बनता है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के साथ साथ वो लिगेंड जो ब्रिज बनाया होता है, समझ रहे हो? जैसे कि अगर हम इसको ऐसे समझें कि एक कॉम्प्लेक्स हो गया और दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया। एक कॉम्प्लेक्स का जो लिगेंड है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ ब्रिज बनाया। ठीक है। ब्रिज बनाने के बाद वापस अपने घर जाने, अपने कॉम्प्लेक्स में जाने के बजाय वो उसी के साथ चला गया, जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स था उसके साथ चला गया। तो ऐसे भी केसेस इसमें होते हैं। तो ये भी रिएक्शंस अभी जब एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि ये पूरा हम आपको एग्जांपल से ही बताने जा रहे हैं, तो एग्जांपल्स में ये चीज़ दिखेगा हमको कि क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है उसमें देखते हैं कि कभी कभी वो जो ब्रिज फॉर्म करने वाला लिगेंड होता है वो प्रोडक्ट में दूसरे कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। ठीक है। तो क्या होता है इसमें आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या दी हुई है? इसमें कंडीशन ये दी हुई है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है इनर ट्रांजिशन मैकेनिज़्म के थ्रू, तो इसमें जो दो कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके, उसमें से एक कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स आपका लबाइल होता है। ठीक है। और जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो लीगेंड होते हैं वो लीगेंड आपके ब्रिज फॉर्म करने वाले होते हैं। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखिए। एग्जाम्पल 1 में यहाँ A, B, C 3 रिएक्शन दिख रहे हैं। ठीक है। तीनों में आपका हेक्सा एक्वो क्रोमियम का कितना है? क्रोमियम 2+ है। ठीक है। ये कॉमन है, A, B, C तीनों में कॉमन है। और ये देखिए कि जो क्रोमियम का जो वाटर वाला कॉम्प्लेक्स है वो प्रोडक्ट में 3+, मतलब कि रिएक्टेंट में 2+ है और प्रोडक्ट में क्या हो जा रहा है? 3+। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी तो 2+ से 3+ में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है। क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है? इसको हम रिडक्टेंट कहेंगे। रिडक्टेंट कहेंगे मतलब कि दूसरे का रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है? वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। और जो सेकेंड है इसमें, जैसे कि A वाले में सेकेंड हमने हेक्सा अमीन कॉम्प्लेक्स लिया है क्रोमियम का, और दूसरे वाले में B में हमने
पेंटामीन लिया है और एक्वा कॉम्प्लेक्स लिया है क्रोमीन का। सी वाले में देखिए हाइड्रोक्सी है और पेंटामीन कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का। तो ये जो सेकेंड वाले में जो लिखे हैं जितने जो डिफरेंट टाइप के हैं ये आपके ऑक्सीडेंट हैं। मतलब ऑक्सीडेंट मतलब कि ये क्रोमियम का जो हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, +3 से +2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब कि रिड्यूस हो जा रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेंट कह रहे हैं। जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरे को दे रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, रिडक्टेंट कह रहे हैं। ठीक है, तो ABC जो एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं इसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाया गया है, कैसे 2+ वाला 3+ में कन्वर्ट हो जा रहा है और 3+ वाला आपका 2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वो भी आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी रिडक्टेंट है इसमें, माने जो हेक्सा एक्वा क्रोमियम 2 कॉम्प्लेक्स जो आपका है ये आपका क्या है, इनर्ट है, सॉरी लेबाइल है। ये आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। रिडक्टेंट जो है वो आपके सब क्या है, लेबाइल है। क्यों लेबाइल है, इसका क्रोमियम का 2+ है, इसका मतलब कि ये आपका क्रोमियम का क्या होता है 24 होता है और D3 और 4s में सॉरी D5 और 4s में 1 रहता है। ठीक है, तो 2+ निकल जाएगा तो उसमें से कितना बचेगा, D4 बचेगा। तो D4 आपका लेबाइल वाले हिसाब किताब में आता है। और वही दूसरा वाला देखिए जिसमें क्रोमियम आपका 3+ है। ठीक है, दूसरा वाला जिसमें हमारा क्रोमियम क्या है 3+ है, अगर इसको देखते हैं हम लोग तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका क्रोमियम 3+, इसका मतलब कि D3 हो गया। और D3 क्या होता है, D3 तो इनर्ट होता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स हो, जो आपका D3 होता है वो क्या होता है, इनर्ट होता है। तो आपका एक जो रिडक्टेंट है वो आपका लेबाइल है और दूसरा जो ऑक्सीडेंट है वो आपका क्या है, इनर्ट है। ठीक है, अच्छा अब रिएक्शन ए में देखते हैं। ये देखिए ये जो हम एग्जांपल दिए हैं ABC, इसको ये रिएक्शन को जब इसका रेट ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया A से ज़्यादा फास्ट रिएक्शन B का हो रहा है और B से ज़्यादा फास्ट रिएक्शन C का हो रहा है। ठीक है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ C इज ग्रेटर दैन B इज ग्रेटर दैन A। सबसे स्लो जो आपका है वो कौन सा वाला है, A। तो A में अगर हम लोग देखें तो जो आपका इसमें ऑक्सीडेंट है हेक्सा अमीन है, तो हेक्सा अमीन जो है वो आपका इसके पास केवल एक लोन पेयर होता है जो कि वो आपका क्रोमियम के साथ बॉन्डिंग करने में यूज़ कर लेगा। तो इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे कि वो आपका ब्रिज बना सके। ठीक है, ये पूरी तरह से सैचुरेटेड है। तो जो ए वाला केस है उसमें इनर स्फेयर ट्रांजिशन जो इंटरमीडिएट बनता है वो ए वाले में क्या है, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनका रेट क्या हो रहा है, स्लो। तो ये इनर ट्रांजिशन मैकेनिज्म से नहीं होगा। जो दूसरा हम देखते हैं, अगर बी वाला हम देखते हैं, ठीक है, बी वाले में जो आपका ये तो आपका रिडक्टेंट हो गया, दूसरा आपका ये ऑक्सीडेंट हो गया। इसमें देखिए एक एमोनिया को हम H2O से बदल दिए हैं। ठीक है, तो ये जो H2O है इसमें, तो H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। अगर वो एक इन्वॉल्व भी कर दिया तो दूसरा उसके पास बचता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये आपका ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करता है। समझ में आ रहा है। और यहाँ देखिए एक और चीज़ ऑब्जर्व, नहीं ठीक है, हाँ ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है, 3+ वाला 2+ में हो जा रहा है और 2+ वाला 3, ठीक है सही है। तो जो ब्रिज बन रहा है वो क्या बन रहा है, ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग। ये जो यहाँ रिएक्शन बी हमने समझाया है, यहाँ देखिए मैंने ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है इसका। ठीक है, एक तो CrH2O का 5 है ये, और बीच में ये H2O पुल की तरह काम कर रहा है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है। वो दोनों ही क्रोमियम को क्या किया हुआ है, जोड़े हुआ है ना। तो ये आपका जो है ये आपका ब्रिज बन रहा है H2O का, और O का जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो आपका यूज हो रहा है दोनों कॉम्प्लेक्स को एसोसिएट करने में। तो जो ये मैकेनिज्म आपका ब्रिज के थ्रू जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका इनर स्फीयर मैकेनिज्म से हो रहा है। इसी वजह से इसका जो रेट है वो ए वाले से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब सी वाला रिएक्शन देखते हैं। सी वाले में भी हम देख रहे हैं कि H2O की जगह पे यहाँ पे OH- हमने हाइड्रोक्साइड आयन ले लिया है। तो OH- भी वही चीज़ है, ये तो और अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना, H2O से ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो OH भी इसमें क्या काम करता है, ब्रिजिंग का काम करता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हम लोग देखें,
इसमें भी जो आपका ब्रिज बनेगा तो ये जो OH है ये दोनों Cr को आपस में जोड़ा रहेगा, ठीक है। ये जो OH है इन दोनों क्रोमियम को आपस में क्या किया रहेगा, जोड़ा रहेगा। और जब ऐसा करता है ना तो जो दूसरे कॉम्प्लेक्स को जोड़ता है उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है बाहर, ठीक है। अच्छा यहाँ ये देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये 3+ होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 3+ होगा और यहाँ पे ये 3+ होगा, इसको मैं करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। ये 2+ वाला यहाँ 3+ में कन्वर्ट हो जाए। एक मिनट ज़रा मैं देखने दीजिए, इसमें क्रोमियम का क्या है, +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्रोमियम नहीं सही है, बिल्कुल सही है। लिगेंड भी तो बदल जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए कि जो OH है ये अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है और प्रोडक्ट में देखिए कि OH जो है वो वाटर वाले कॉम्प्लेक्स में चला जा रहा है। ये वही चीज़ हो गया जो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि लिगेंड जो है अपना स्थान छोड़ के दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स से इन्वॉल्व कर जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मतलब जब वो ब्रिज बनाते हैं ना तो ब्रिज बनाने में वो क्या करते हैं कि टूटते हैं, टूट के वो दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में कभी कभी चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के पहले। तो ये केस इसमें ऑब्जर्व हो रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो OH है वो आपका अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स से हटके H2O वाले में चला गया है और वहाँ का एक H2O जो निकला था वो आके इसमें लग जा रहा है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है, इससे हमें ये भी मालूम चलता है कि जो आपका इनर स्फीयर मैकेनिज्म होता है उसमें जो ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं वो कभी कभी पूरी तरह से ब्रेक भी हो जाते हैं। जिस कॉम्प्लेक्स में वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ से वो ब्रेक भी हो जाते हैं। आखिर ब्रेक होंगे तभी तो दूसरे कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसा भी केस यहाँ होता है। और ये C वाला जो रिएक्शन था, स्कीम था, बाकियों से और ज़्यादा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें OH- आपका न्यूक्लियोफाइल है, OH- आपका लिगेंड है जो कि ब्रिज बना रहा है। और क्योंकि ये बहुत न्यूक्लियोफाइल है इसीलिए जो इनका ब्रिज बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू A एंड B। अच्छा, एग्जाम्पल 2 हम यहाँ देख रहे हैं। अब इसमें रिएक्शन ये D है स्कीम, देखिए इसमें भी वही चीज़ है। क्रोमियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स लिया है हमने, इसमें क्रोमियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और इस केस में आपका यहाँ पे अमोनिया के जो X मीन्स कोई भी हैलोजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ठीक है, कोई भी हैलोजन यहाँ पे हमने ले लिया है, ठीक है। और फिर इनके रिएक्शन हम करा रहे हैं तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो X है आपका ये शिफ्ट कर जा रहा है अपने ओरिजिनल जो पेरेंट इसका कॉम्प्लेक्स है वहाँ से निकल के वो दूसरे कॉम्प्लेक्स में लेके चला जा रहा है प्रोडक्ट में। तो इससे भी हमको मालूम चल रहा है कि जो X है वो जब ब्रिज बना रहा होगा, ठीक है, कौन ब्रिज बना रहा है इसमें, X ब्रिज बना रहा है। और जब X ब्रिज बना रहा होगा तो वो पूरी तरह से अपने पेरेंट कॉम्प्लेक्स से टूट रहा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के पहले, और वो तब जाके दूसरे में चला जा रहा है, ठीक है। ये हमको इससे मालूम चलता है। और इसका देखिए यहाँ पे रिएक्शन, इसका स्टेप दिखाया गया है कैसे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखिए, X जो है वो क्या फॉर्म किया है, ब्रिज, एक तरफ से क्रोमियम को एक तरफ से कोबाल्ट को अटैच किया है। जब ये ब्रिज बनाता है तो जो हेक्सा जो देख रहे हैं एक्वा है क्रोमियम का, उसमें से H2O मॉलिक्यूल निकल जा रहा है बाहर, ठीक है। बाकी आप दोनों तरफ 5-5 है और जो ये X जो बीच में ब्रिज है वो दोनों के लिए कॉमन क्या है, छठा लिगेंड वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप, ये स्टेप जो है बहुत स्लो होता है जिसमें ब्रिज फॉर्म हो रहा है, ये आपका स्लो स्टेप है। दूसरे स्टेप देखिए जो कि बहुत फास्ट है, इसमें X क्या कर जा रहा है, यहाँ पे देखिए शिफ्ट कर गया, H2O वाले में चला गया ब्रेक करके, और NH3 वाले के पास क्या आ गया, वो जो H2O बाहर पहले निकला हुआ था वो आके लग जा रहा है, ठीक है। तो हम ये ऑब्जर्व किया कि ऐसा भी होता है कि जो ब्रिज फॉर्म करता है इनर स्फीयर ट्रांजिशन मैकेनिज्म में, वो कभी कभी अपने कॉम्प्लेक्स को छोड़ के दूसरे कॉम्प्लेक्स में भी चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि हमारे इनर स्फीयर मैकेनिज्म जो है वो ब्रिज फॉर्मेशन के थ्रू होता है। अगर नहीं होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसके थ्रू हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं डी वाले रिएक्शन कॉम्प्लेक्स का। तो स्लो स्टेप को अगर देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इन दोनों का कंसंट्रेशन इनटू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ हेक्सा एक्वा क्रोमियम 2 कॉम्प्लेक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ पेंटाअमीन हेलो कोबाल्ट +3 कॉम्प्लेक्स, इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। तो इससे हमको ये भी मालूम चलता है कि जो हमारा इसमें जहाँ पे X लिगेंड लगा हुआ है जो कि ब्रिज फॉर्म कर रहा है,
तो X के न्यूक्लियोफिलिसिटी पे भी रिएक्शन डिपेंड करता है, मतलब कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा तो उतना अच्छा कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतना अच्छा ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतना अच्छा रिएक्शन आपका फास्ट होगा। जैसे कि अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी I- की है, उसके बाद Br- का है, उसके बाद Cl- का, उसके बाद सबसे कम F- का है। ठीक है, मैंने आपको उसके पहले भी बताया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में अंतर होता है। ठीक है, all nucleophile can be a base but it not sorry all base can be a nucleophile but it is not necessary that all nucleophile is base। ठीक है, I- बेस नहीं है लेकिन F- क्या है, बेस है। I- इज ए वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो बेस के अंदर न्यूक्लियोफाइल की कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जरूरी नहीं है कि जितने हों वो आपके सबके सब बेस हैं। ठीक है, ओके तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर पे आपका इनर स्फीयर ट्रांजिशन का जो ब्रिज बनता है वो डिपेंड करता है। और वहाँ पे मैं इसमें देखिए सीरीज में दिखाया गया है कि I- इज स्ट्रॉन्गर देन Br- देन Cl- एंड देन F-। तो जितना स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा वो उतना ही स्टेबल और अच्छा ब्रिज फॉर्म करेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं हम लोग। अब बिल्कुल अब आपको इसका मेन तो थ्योरी समझ में आ गया है, इसका बेसिक समझ में आ गया है, तो अब और आसान होगा नीचे समझने के लिए। जैसे कि हमारा इसमें देखिए रिडक्टेंट वही है, अभी तक रिडक्टेंट हमारा वही चल रहा है, क्रोमियम हेक्सा एक्वा क्रोमियम 2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जो ऑक्सीडेंट है उसमें देखिए कोबाल्ट लिया हमने, पेंटामीन लिया, और एक जो आपका है वो एसिटेट है, RC+OO-, ये आपका एसिटेट लीगेंड है। ठीक है, तो ये एसिटेट लीगेंड है और ये आपका क्या काम कर रहा है, ये ब्रिजिंग का काम कर रहा है। देखिए ये आपका ब्रिज बना रहा है, दोनों ही क्रोमियम और कोबाल्ट को कैसे जोड़ के रखा हुआ है। और एक और चीज़, ये जो डॉट लाइन दिख रहा है ये आपका कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। एक बार डबल बॉन्ड इधर है, एक बार डबल बॉन्ड इधर है, एक बार डबल बॉन्ड इधर है, तो मतलब ये रेजोनेट कर रहे हैं दोनों आपके। ठीक है, और दूसरे केस में क्या देख रहे हैं हम, आपका जो एसिटेट है वो अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स में चला, अच्छा नहीं गया है, इसमें नहीं चला तो क्या है। ठीक है, ये जो आपका एसिटेट है ये देखिए वाटर के साथ लग गया है, और अमोनिया वाला जो कॉम्प्लेक्स था वहाँ पे एसिटेट की जगह पे वाटर आ गया, तो इसमें ये अपना जगह छोड़ के दूसरे कॉम्प्लेक्स में एसिटेट चला गया है। तो हम लोग एक चीज़ और देखें, अब देखिए इसमें भी जो इसका रेट है ना, और जो हम लोग पहले जो पढ़े थे उन सबसे ज़्यादा है इस पर रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ हम कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, जहाँ कॉन्जुगेशन है वहाँ स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो ब्रिजिंग लिगेंड है COR ग्रुप है उसमें कॉन्जुगेशन देखा हमने, तो कॉन्जुगेशन से आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फर्दर और फर्दर इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड या कॉन्जुगेशन जो है ये भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए फैसिलिटेट करती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, आई थिंक ये लास्ट होगा। अच्छा, इसमें देखिए दो रिएक्शंस दिए हैं, F और G करके बताया गया है। एक में आपका रिडक्टेंट यहाँ भी सेम चल रहा है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 2+ है। ठीक है, और यहाँ जो हमने ऑक्सीडेंट लिया है, अमोनिया कॉम्प्लेक्स लिया है क्रोमियम का ही, और जो ब्रिजिंग लिगेंड है वो क्या है, NCS। ठीक है, थायोसाइनेट। दूसरे केस में भी हमने क्या लिया है, यहाँ पे अजाइड लिया है N3- जो आपका ब्रिजिंग लिगेंड है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जितने भी ये ब्रिजिंग लिगेंड है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाले हैं। ठीक है, देखिए हैलोजेंस जो हुए वो भी नेगेटिव चार्ज वाले, उनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं। OH- में O के पास लोन पेयर होता है। NCS में N और S दोनों ही आपका बॉन्डिंग करने की क्षमता रखते हैं। N3 भी आपका जो होता है कॉन्जुगेटेड है प्लस माइनस चार्ज का होता है। तो ये सब भी फैक्टर्स हैं जिससे हमको समझ में आता है कि हमारा रिएक्शन इनर स्फीयर मैकेनिज्म पे जा रहा है। अभी हमने जो आउटर स्फीयर पढ़ा था तो उसमें आपका केवल H2O था या फिर अमोनिया था। तो ठीक है, ये सब चीज़ों के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं होता है, सिंगल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि वो अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में यूज़ कर लेते हैं। तो पूरी तरह से वो सैचुरेटेड होते हैं, उनके पास और एक्स्ट्रा नहीं इलेक्ट्रॉन होता है कि वो ब्रिज बना सके, दूसरे कॉम्प्लेक्स को भी अपना होल्ड कर सके। ठीक है, तो अब हम यहाँ F और G एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो F वाले में अगर देखें तो यहाँ पे भी देखिए NCS ब्रिज बना रहा है, एक CrNH3 कॉम्प्लेक्स है और इधर आपका CrH2O5 कॉम्प्लेक्स के बीच में आपका NCS है, ये ब्रिज बना रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, NCS आपका चला गया
H2O5 के साथ, और अमोनिया की जगह पे क्या लग गया, H2O। तो इसमें भी आपका NCS अपना जगह बदल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में NCS की जगह पे हमने क्या यूज़ किया है, अजाइड। अजाइड है जो कि वो भी आपका ब्रिजिंग फॉर्म कर रहा है, देख रहे हैं आप, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ये जो ऊपर हल्का हल्का डॉट में दिखा गया है, यहाँ पे जो है जनरली एजाइड जो होता है N3 माइनस, वो कॉन्जुगेशन में होते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, N माइनस, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N माइनस। तो इसके 3-4 कॉन्जुगेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो N ट्रिपल N N N है, जो एजाइड का ग्रुप है, इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए एक बॉन्ड सॉलिड है और उसके ऊपर वाला बॉन्ड जो है वो डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है। सेकेंड स्टेप में आपका फिर से वही हाइड्रोलिसिस होना है। आपका जो एजाइड है वो निकल के देख रहे हैं दूसरे वाले में चला गया है और इसमें आपका वाटर ऐड हो गया है। अच्छा, अब इन दोनों रिएक्शन में भी हमने जब रेट को कंपेयर किया तो ये देखा कि जो G का रेट है वो F वाले से ज़्यादा है। क्यों? यहाँ पे भी वही चीज़ देखिए। एक तो पहली बात, इसमें जो NCS है तो एक तरफ CrN बॉन्ड बन रहा है, एक तरफ SCr बॉन्ड बन रहा है। तो NCr का जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन टू SCr। वैसे भी नाइट्रोजन है, छोटा होता है साइज़ का, तो वो अच्छा बॉन्डिंग बनाएगा। सल्फर है वो आपका, उनका बॉन्डिंग क्या होता है, थोड़ा लिंकेज जो होती है वो वीक होती है, तो इस वजह से। और दूसरा जो एजाइड है उसमें देखिए N दोनों तरफ सेम है, प्लस इसमें कॉन्जुगेशन अच्छा खासा हो रहा है, तो इसी वजह से हमारा जो G वाला है वो ज़्यादा रिएक्शन उसका ज़्यादा फास्ट और अच्छा होता है, क्योंकि इनकी जो ब्रिज है वो आपका मोर स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए। इस एग्जाम्पल से हमको कुछ और मालूम चलता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल H एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इसमें इरिडियम का कॉम्प्लेक्स लिया गया है, हेक्साक्लोरो इरिडियम +4 है ये, ठीक है। इरिडियम का ये ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, +4 है, और ये आपका रिडक्टेंट है, वही चल रहा है जो आपका क्रोमियम का हेक्सा वाटर एक्वा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे Cl जो आपका है वो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये Cl5 हो गया, H2O5, इसमें से एक H2O निकल गया है, ये आपका Cl बीच में जो है वो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम कर रहा है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जा रहा है और ये वापस से प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो इस केस में जो नई चीज़ है हम लोग को देखने के लिए, ये देखिए जो Cl ब्रिज फॉर्म किया था वो वापस से अपने ही कॉम्प्लेक्स में चला गया, ये एक्सचेंज होकर दूसरे कॉम्प्लेक्स में नहीं गया। तो ऐसा भी हमने ऑब्जर्व किया। ऐसा इसलिए हुआ कि इससे पहले कि Cl टूटता और दूसरे में शिफ्ट होता, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो चुका था। समझ में आ रही मेरी बात? हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो चुका था, तो कॉम्प्लेक्स अपनी जगह पे फिर से आ गए और लिगेंड टूट नहीं पाया, ठीक है। तो ये भी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है ब्रिजिंग इंटरमीडिएट के ब्रेक होने के पहले ही हो जाता है। इसी वजह से इसमें देखिए Cl जो है दूसरे कॉम्प्लेक्स में नहीं जा पाता है, वो अपने ही में रह जा रहा है। तो इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र थ्रू इनर स्फीयर ट्रांजिशन मैकेनिज्म का, वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, बताया गया है। उसमें से क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इसमें देखिए इनर स्फीयर ट्रांजिशन मैकेनिज्म होने के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए ये ज़रूरी है कि एक कॉम्प्लेक्स आपका जो हो वो इनर्ट हो, दूसरा आपका क्या हो, लबाइल हो। उसमें से भी जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है उनके पास एक ऐसा लिगेंड हो जो कि ब्रिज फॉर्म कर सके। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका कि इनर स्फीयर ट्रांजिशन मैकेनिज्म जो है आपका वो आउटर स्फीयर ट्रांजिशन मैकेनिज्म से फास्टर होता है, ठीक है, होता है। वो हमने ऊपर एग्जाम्पल ने आपको बता दिया। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड इसमें पॉइंट क्या है कि जो ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं, तो ऐसे ब्रिजिंग लिगेंड जिसमें कि अनसैचुरेशन होता है, मतलब कि डबल बॉन्ड होता है या फिर खुद में ही कॉन्जुगेशन होता है डबल बॉन्ड का, उनका रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नॉर्मल लिगेंड से ज़्यादा तेज होता है, ठीक है। क्लियर थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग। हाँ, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है वो लिगेंड के न्यूक्लियोफिलिसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है हमारा लिगेंड, उनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र उतने अच्छे से हो रहा है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, along with transfer of electron the transfer of bridging ligand also occur। मतलब कि जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो हमने देखा कि जो ब्रिजिंग लिगेंड है वो भी अपने आप को ट्रांसफर कर ले रहा है दूसरे कॉम्प्लेक्स में। बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर किसी में हो, क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा था कि उसमें ब्रिजिंग लिगेंड ट्रांसफर नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन ही इसमें पहले
ट्रांसफ़र हो गया था। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारा जो इंटरमीडिएट है, ब्रिजिंग इंटरमीडिएट बन रहा है, वो कितना स्टेबल है। वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसको टूटने का मौका मिल जाएगा, अगर वो कम स्टेबल होगा, जल्दी से पट बन जाएगा आपका, तो टूटने का मौका उसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आपका इनर स्फीयर मैकेनिज्म भी खत्म हो गया। आपका पूरा चैप्टर जो है, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीट कर दिया है मैंने। ठीक है, पर आप लोगों ने का कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा इसमें, मतलब कि आप लोग बहुत होशियार हो, आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा, शायद इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं पूछा हमसे अभी तक। कोई बात नहीं। बाकी हम चाहेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो बताई थी, उसको भी आप लोग स्टडी करिए। बुक के लिए आप लोग जेडीली प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका काफ़ी अच्छा बताया है। और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, जिसमें कि SPDF निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है, ये सब जो पार्ट है आपका, ये सब भी आप उसको पढ़िए अच्छे से, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और फिर जो ये रिएक्शन है, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। हर जगह इसमें कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनकी डिजेनरेसी कैसी होती है डी ऑर्बिटल की, कैसी इनकी स्प्लिटिंग होती है T2G और EG में, ठीक है, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है उनके में उल्टा हो जा रहा है, नीचे EG आ रहा है, ऊपर नीचे E2 आ रहा है, नीचे ऊपर आपका T2 आ रहा है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो टोटल आपको शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। और अब तो समर वेकेशन शुरू हो गए हैं, तो हम लोगों ने जितना पढ़ाया आप उसको प्लीज़ पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए। हमने तो बना के दिया ही है, बाकी अगर आपको अपने से भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, तो वो अलग से आप उसको बनाइए। ओके, ऑल द बेस्ट।